तो मत्स्य संसाधन में हमारा उत्पादन क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे। उत्पादन क्षेत्रों से पहले हम बात करेंगे मछली पकड़ने की विधियों की। मछलियाँ पकड़ने की जो विधियाँ हैं वो भी हमको देखने को मिलती है। विश्व में कौन कौन सी है देखो, ड्रिफ्टिंग विधि है, ट्रैवलिंग विधि है, सैनिंग विधि है और लेनिंग विधि है। ये 4 प्रकार की जो विधियाँ हैं उससे हम मछलियाँ पकड़ते हैं पूरे विश्व में। ठीक है, ड्रिफ्टिंग विधि में क्या होता है, जैसे टेनिस का जो जाल होता है उस जाल के उसी प्रकार का जो जाल होता है वो ड्रिफ्टिंग विधि में होता है, जिसमें समुद्र में मछलियों के जो मार्ग होते हैं उन मार्गों में इस प्रकार के जो जाल होते हैं टेनिस जाल उनको बिछाया जाता है। ठीक है, जैसे ही मछलियाँ उन मार्गों में प्रवेश करती हैं तो उनके जो मुंह होते हैं वो इसमें पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, फंस जाते हैं मुंह, और फंसने के बाद में फिर वो जो है जहाज़ जो होते हैं उन जहाज़ों पे उन मछलियों को चढ़ा लिया जाता है। ठीक है, ड्रिफ्टिंग विधि में ऐसा होता है। ट्रैवलिंग विधि जो होती है उसमें नेट इतना बड़ा होता है कि उसके 5 मुंह होते हैं। कैसे मुंह होते हैं? 5 मुंह होते हैं, जिसमें से 4 मुंह तो उसके होते हैं बंद और एक मुंह होता है जिसमें से मछली प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद में रास्ता जो है बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है और फिर मछलियाँ उसमें इकट्ठी हो जाती है, बाहर निकल नहीं पाती। ठीक है, क्योंकि ये जो खुला मुंह होता है उससे पकड़ के फिर वो खींचा जाता है, जिससे कि ये वाला मुख भी बंद हो जाता है। मछली पकड़ने का ये सैनिंग जो विधि है वो एक प्रकार का जाल होता है सैनिंग, उसी सैनिंग जाल के आधार पर इसका नामकरण किया गया है सैनिंग विधि। ठीक है, सैनिंग विधि के अलावा लीनिंग विधि, इसमें क्या होता है कि एक सीधी रेखा में जाल को लगा दिया जाता है, बिल्कुल सीधी रेखा में, और उस जाल की सीधी रेखा के कारण ही जो मछलियाँ हैं जो अपने गंतव्य मार्ग में जो चलती है और उस मार्ग में वो सीधी रेखा के रूप में वो जाल लगा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप वो मछलियाँ इस जाल में पकड़ में आ जाती हैं या फंस जाती हैं। तो ठीक है, तो पूरे विश्व में ये 4 प्रकार की जो विधियाँ हैं मछलियाँ पकड़ने की वो देखने को मिलती है, ड्रिफ्टिंग, ट्रैवलिंग, सैनिंग और लैनिंग। ठीक है, तो ये विधियाँ हो गई हमारी इसकी मछलियाँ पकड़ने की। पूरे विश्व में जो मछलियाँ हम पकड़ते हैं वो विधियाँ हमारे सामने हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? वो है आपकी ड्रिफ्टिंग, ट्रैवलिंग, सैनिंग और लेनिंग। ठीक है, ये जो विधियाँ हैं इन्हीं के माध्यम से हम समुद्रों में या महासागरों में जो है जहाज़ों की सहायता से, बड़े जो जहाज़ आते हैं उनकी सहायता से मछलियाँ पकड़ते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारी विधियों की। उसके बाद में हम बात करते हैं विश्व में या विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादन जो क्षेत्र हैं या केंद्र हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए महाद्वीपों के अनुसार हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर जैसे कि हमारा सबसे पहला जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम बात करें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमारा जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, दक्षिणी पूर्वी जो तटीय प्रदेश है वहाँ पे मछली उत्पादन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जो है वो आके मिलती है, इसलिए ग्रांड बैंक भी हमारा अवस्थित है जहाँ मछली हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमारी कैलिफोर्निया की धारा है इधर भी है मछलियाँ पकड़ी जाती है, जो कि आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी और दक्षिणी भाग है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है वहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती है। देखो ड्राफ्टिंग वगैरह मैंने की हुई है। इसमें जो ब्लैक स्पॉट है पूरे मैप में वो आपके प्रमुख मत्स्य उत्पादन केंद्र या क्षेत्र हैं। जहाँ जहाँ ये ब्लैक स्पॉट है दिख रहा है आपको, वो आपका मुख्य मछली उत्पादक क्षेत्र है या मछलियाँ पकड़ी जाती है। ठीक है, ये इंडोनेशिया वगैरह जो हमारे द्वीप समूह है वहाँ पे, जापान वगैरह ये, और ये जो हमारे हैं ये यूरोप के भाग जो हैं वहाँ पे हम उत्तरी प्रशांत महासागर में और नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ठीक है, और ये हिंद महासागर में, कुछ जगह अपने भारत में भी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी हमको मत्स्य पालन या मत्स्य केंद्र देखने को मिलते हैं। ये हमारा भूमध्य सागरीय वाला पार्ट है जहाँ पर जो मछलियाँ वगैरह है वो हम उत्पादित करते हैं। ये हमारा यूके वाला जो पार्ट है वहाँ पे मछलियाँ जो है हमको देखने को मिलती है। ऐसे ही अफ्रीकी संघ जो हमारा है दक्षिण भाग जो है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर भी कुछ मात्रा में मत्स्य पालन या मत्स्य केंद्र हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो सारे हमारे हैं ये विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादन केंद्रों में या मत्स्य संसाधन केंद्रों में जाने जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में विस्तार पूर्वक जो व्याख्या है हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे। अभी हम केवल यहाँ पे जो हमारा मैप दिया गया है उसमें सामान्य जानकारी के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगली जो हमारी क्लास होती है उसके अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार कि ये जो हमारे प्रदेश हैं, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपके पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेशों में मत्स्य पालन देखने को मिलता है। ठीक है,
उत्तरी भागों में भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम सही बात करें, सामान्य जानकारी के लिए बात करें, तो आपका जो हम्बोल्ट धारा है, ठीक है, जहाँ पे हमको एल नीनो प्रभाव देखने को मिलता है, तो मत्स्य पालन यहाँ पे जो है अधिक तापमान होने के कारण प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये तो एक सामान्य सी जानकारी थी जो आपको आज उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके बाद में जो विस्तार पूर्वक जो जानकारी है हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारे मत्स्य संसाधन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था कल हमने मत्स्य संसाधनों के बारे में पढ़ा था, उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि कौन कौन से क्षेत्रों में जो है वो मत्स्य उत्पादन हमको देखने को मिलता है, उसकी बात भी हमने की थी। ठीक है, आज जो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा मत्स्य उत्पादन और मत्स्यन के प्रकार। ठीक है, तो पहले हम जिसकी बात करेंगे वो होगा हमारा मत्स्यन के प्रकार। आज विश्व में जो अलग अलग समुद्री भागों में जो मछलियाँ पकड़ी जाती है और धरातलीय भाग में जो मछलियाँ वगैरह पकड़ी जाती है, उन सबको मिला के 4 प्रकार का मत्स्यन हमको देखने को मिलता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। वर्तमान में हमें 4 प्रकार का मत्स्यन देखने को मिलता है, ठीक है, मत्स्यन के जो प्रकार हैं उनकी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो मछलियां हैं समुद्री भागों में पकड़ी जाती हैं, किस स्तर पे पकड़ी जाती है। ठीक है, वो जो है वो आपके यहाँ पे मत्स्यन के प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? मत्स्यन के प्रकार से। इसके पश्चात हम बात करेंगे हमारे मत्स्य उत्पादन प्रतिरूप की, तो वो बात की बात है। पहले हम देखते हैं कि हमारे मत्स्यन के जो प्रकार हैं पूरे विश्व में वो कितने प्रकार के हैं और हमको कैसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला जो आता है आपका आता है वेलापवर्ती मत्स्यन। ठीक है, पहला आपका कौन सा हो गया? वेलापवर्ती मत्स्यन। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि वेलापवर्ती जो मत्स्यन है वो होता क्या है। देखिए, वेलापवर्ती जो मत्स्यन है वो होता है खुले महासागरों में, खुले समुद्रों या महासागरों में छोटी मछलियों को पकड़ना, ये क्या कहलाता है हमारे लिए? वेलापवर्ती मत्स्यन। मतलब समुद्र के खुले भाग जो है, उन खुले भागों में छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं उनको अगर हम पकड़ते हैं व्यापारिक स्तर से या व्यापारिक दृष्टिकोण से उनको पकड़ते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वेलापवर्ती मत्स्यन। किस प्रकार का मत्स्यन? वेलापवर्ती मत्स्यन। ठीक है, ये हो गया आपका वेलापवर्ती मत्स्यन। दूसरे 2 नंबर पे जो आपका आता है वो आता है डेमीरसल या डीमीरसल मत्स्यन। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? डीमीरसल मत्स्यन। ठीक है, पहला हमारा होगा वेलापवर्ती मत्स्यन। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया डीमीरसल मत्स्यन। ठीक है, जो आपका डीमीरसल जो मत्स्यन है वो होता है आपके समुद्र के छिछले भागों में। कहाँ होता है? समुद्र के छिछले भागों में, जहाँ सूर्य का प्रकाश जो है आसानी से पहुंच जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। समुद्र के छिछले भाग जो कि 40 मीटर की गहराई में होते हैं, 40 मीटर की गहराई में होते हैं। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं जो कि लगभग 40 मीटर की जो जिनकी गहराई होती है, छिछले समुद्री भाग जिनको हम बोलते हैं,
वहाँ पर जो मछलियाँ पकड़ी जाती है वो आपकी डिमीरसल मत्स्यन के रूप में जानी जाती है। डिमीरसल मत्स्यन कैसा होगा? छिछले समुद्री भागों में अधिकतम जो गहराई 40 मीटर की जो है वहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँच जाती है, तो आवश्यक भौगोलिक दशाएं देखने को मिलती हैं मत्स्य उत्पादन के लिए। ठीक है, तो मत्स्य उत्पादन या मछलियाँ यहाँ से पकड़ी जाती है आपके डिमीरसल मत्स्यन के रूप में। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा डिमीरसल मत्स्यन। और तीसरा हमारा आता है नंबर 3। नंबर 3 जो है वो है समुद्र तटीय भागों में मत्स्यन। समुद्री तटीय भागों में मत्स्यन। ठीक है, ये क्या होता है? समुद्र तटीय भागों में मत्स्यन मतलब वे समुद्र तटीय भाग जहाँ पर मैदानी भागों से आकर नदियाँ गिरती है, मतलब कि मैदानी भागों से आकर जहाँ नदियाँ गिरती हैं वहाँ मछली पकड़ना, वो हमारे लिए क्या होता है? समुद्र तटीय भागों में मत्स्यन। 3 हमारे मत्स्यन हो गए। पहला हमारा वेलापवर्ती मत्स्यन, दूसरा हमारा डिमीरसल मत्स्यन, तीसरा जो हमारा है समुद्र तटीय मत्स्यन। ठीक है, 3 मत्स्यन के प्रकार हमारे कंप्लीट हुए। उसके बाद में चौथा जो हमारा आता है उसके लिए थोड़ा सा हम बोर्ड साफ कर देते हैं। चौथा जो मत्स्यन है वो है स्वच्छ जल का मत्स्यन या स्वच्छ जल में मछली पकड़ना। नंबर 4 स्वच्छ जल मत्स्यन। ठीक है, तो ये आपका हो गया नंबर 4, चौथे नंबर का मत्स्यन। इसमें क्या होता है? नदियों में या तालाबों में महाद्वीप के जो अंदरूनी भाग होते हैं, आंतरिक भागों में, महाद्वीप के आंतरिक भागों में या स्थलीय भागों में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो तालाब हमको देखने को मिलते हैं, उनमें मछली पकड़ना या उनमें मछली उत्पादन करना वो हमारे लिए होता है स्वच्छ जल या मीठे पानी की मछलियों उत्पादन। नदियों में, तालाबों में मत्स्यन करना वो हमारे लिए होता है स्वच्छ जल मत्स्यन। क्या होता है? स्वच्छ जल मत्स्यन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चारों प्रकार का मत्स्यन का प्रकार। ठीक है, 4 प्रकार का मत्स्यन हमारे पूरे विश्व में हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले वेलापवर्ती मत्स्यन, उसके बाद में डिमीरसल मत्स्यन, तीसरा जो हमारा आता है समुद्र तटीय मत्स्यन, और चौथा और अंतिम हमारा आता है स्वच्छ जल का मत्स्यन। ठीक है, स्वच्छ जल मतलब लगभग मीठे पानी का जो मत्स्यन है वो इसमें हम शामिल करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 4 प्रकार का मत्स्यन के प्रकार। ठीक है, अब मत्स्यन के प्रकार के बाद में हम आगे बढ़ते हैं विश्व में मत्स्य उत्पादन केंद्रों के रूप में, विश्व में मत्स्य उत्पादन केंद्रों के रूप में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इधर मिटा देते हैं हम। ये हेडिंग हमारे पास में ही है। ठीक है, तो डाल देते हैं यहाँ पे विश्व मत्स्य उत्पादन केंद्र। पहले हम केंद्रों की बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम देशों की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो केंद्र कौन से हैं। ठीक है, पूरे विश्व में हमको 4 प्रकार के, मुख्य रूप से 4 प्रकार के जो केंद्र हैं वो देखने को मिलते हैं महासागरीय भागों में। ठीक है, जैसे कि अटलांटिक महासागरीय भागों में और प्रशांत महासागरीय भागों में।
तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है उत्तरी, नंबर 1 उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय, महासागरीय क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला, नंबर 1। इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, ये जो हमारा है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र जो हमारा है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है धारा वो यहाँ से बहती है, अटलांटिक महासागर का जो हमारा ये भाग है जिसमें हमारी ये द्वीप समूह जो है। ठीक है, लोफोटेन द्वीप कार्ड मछली के लिए प्रसिद्ध है। आइसलैंड जो है आपका, ठीक है, नॉर्वे यहाँ के मुख्य मत्स्य केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हमारा है वो सारा उत्तरी पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं बोर्ड पे। देखिए, इसका जो विस्तार होता है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र का विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है वो आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में जो है आइसलैंड, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के अलावा जिब्राल्टर में देखने को मिलता है, में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे इसके विस्तार की कि कौन से विस्तार की, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र के विस्तार की बात हो गई, जिसके अंतर्गत भूमध्य सागर, जिब्राल्टर, भूमध्य सागर हो गया हमारा, जिब्राल्टर हो गया और आइसलैंड जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहीं पर हमारे पश्चिमी यूरोप का प्रसिद्ध डॉगर बैंक, काय का है ये, मछलियों का डॉगर बैंक भी अवस्थित हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे पश्चिमी यूरोप के प्रसिद्ध डॉगर बैंक की, जहाँ पे मछलियाँ हैं जो बड़ी संख्या में देखने को मिलती हैं, जैसे डॉगर बैंक है आपका, ग्रांड बैंक की बात की थी हमने, ग्रांड बैंक है, वो मछलियों के बड़े केंद्र हैं जहाँ पे मछली आकर आपका प्लैंकेटन समुदाय की जो वनस्पति है उसका सेवन करती है। ठीक है, ये जो विस्तार है मुख्य रूप से रूस, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, आइसलैंड, जैसे प्रदेशों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे यहाँ के इसके विस्तार स्वरूप की। स्पेन भी ऐड कर लो आप इसमें। ठीक है, ये आपका उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र हो गया जहाँ पे विश्व में मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन किया जाता है, जिसका जो विस्तार है आइसलैंड, भूमध्य सागर और जिब्राल्टर में देखने को मिलता है। ठीक है, पश्चिमी यूरोप का जो प्रसिद्ध डॉगर बैंक है वो भी इसी उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे मछलियों का बहुत बड़ा बैंक है, इकट्ठी होती है मछलियाँ यहाँ पे। ठीक है, और रूस, ग्रेट ब्रिटेन, आपका नॉर्वे, आइसलैंड और स्पेन जो है वो यहाँ पे मुख्य रूप से मछली उत्पादन करता है या मछलियों को पकड़ता है, समुद्री मछलियों को पकड़ता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र की। यहाँ पर जो है मछलियों की विभिन्न किस्में पकड़ी जाती है, जैसे कि कॉड मछली हो गई आपकी, हेरिंग फिश हो गई, मैकेरेल फिश हो गई। ये जो फिश वगैरह है
वो यहाँ पे अधिक देखने को मिलती है, इसलिए अधिक मात्रा में इनका उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, यह हो गया हमारा उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। उसके बाद में दूसरा आता है हमारा, उसकी हम बात कर लेते हैं, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। नंबर 2, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा दूसरे नंबर का जो है मत्स्य उत्पादन केंद्र है विश्व का। ठीक है, महासागरीय क्षेत्रों की जब बात होती है तब हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो विस्तार है, विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार आपके उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर के, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर के यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, न्यू इंग्लैंड, और कैरोलिना राज्यों में, कैरोलिना राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। किसका? आपके उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो हमको देखने को मिलता है आपके यूएसए के न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, न्यू इंग्लैंड और कैरोलिना राज्यों में। ये आपका दूसरा मुख्य जो है मत्स्य उत्पादन केंद्र है। ठीक है, दूसरा मुख्य मत्स्य उत्पादन केंद्र है आपका। तीसरा हमारा आता है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र। तीसरा, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्रदेश। ठीक है, दो हमारे हो गए। पहला हमारा है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, दूसरा हमारा है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र। ठीक है, और तीसरा है हमारा उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र। इसका जो विस्तार है, विस्तार की अगर हम बात करें इस प्रदेश की, तो वो आपका अलास्का, ठीक है, एवं बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य तक देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है आपका अलास्का यूएसए में उत्तरी भाग में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर अलास्का एवं बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर आपका जो कैलिफोर्निया राज्य है इस तक, इस प्रदेश का विस्तार, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्रदेश का विस्तार है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है समुद्री भागों में मत्स्यन किया जाता है, समुद्री भागों से मछलियाँ पकड़ी जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है नंबर 4 और आपका अंतिम मुख्य केंद्र नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 जो आपका आता है वो आता है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। उत्तरी पूर्वी हो गया ना, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र, प्रशांत महासागरीय प्रदेश। कहा गया ये मत्स्य उत्पादन केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन केंद्र। इसका जो विस्तार है, विस्तार की अगर हम बात करें, विस्तार जो है वो आपके एशिया महाद्वीप के, एशिया
महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के वियतनाम ही है, सॉरी ताइवान जो है, ताइवान से लेकर साइबेरिया का पूर्वी भाग, साइबेरिया का पूर्वी भाग तक देखने को मिलता है। मतलब हमारे एशिया महाद्वीप में उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर की यहाँ पे बात हो रही है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय प्रदेश चौथा प्रमुख मत्स्य उत्पादन केंद्र। विस्तार जो है एशिया महाद्वीप के ताइवान से लेकर आपके साइबेरिया का जो पूर्वी भाग है वहाँ तक है देखने को मिलता है, जहाँ पर समुद्री जो मछलियाँ हैं वो पकड़ी जाती हैं, उत्पादन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे प्रमुख 4 जो आपके मत्स्य उत्पादन केंद्र हैं उनकी हो गई। ठीक है, कि कौन कौन से विश्व में उत्पादन केंद्र हमको देखने को मिलते हैं। तो 4 उत्पादन केंद्र हमको देखने को मिलते हैं। उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय प्रदेश, दूसरा हमारा आता है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र या प्रदेश। ठीक है, तीसरा हमारा आता है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्रदेश, और चौथा और अंतिम हमारा आता है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय प्रदेश। तो ये 4 जो हमारे हैं प्रमुख मत्स्य उत्पादन केंद्रों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अब समुद्रों में तो सबसे ज़्यादा पकड़ी जाती है, उसके अलावा आपके महाद्वीप के जो अंदरूनी भाग होते हैं जिन्हें हम स्थलीय भाग कहते हैं, उन स्थलीय भागों में भी मत्स्य उत्पादन किया जाता है या मछलियाँ जो है वो पकड़ी जाती हैं। जैसे कि आपके भारत में तटवर्ती क्षेत्रों में और अंदरूनी जो भाग की जो नदियाँ हैं जैसे कि गोदावरी वगैरह है, आपकी नर्मदा वगैरह है, ऐसी नदियों में भी जो है आपका मत्स्य उत्पादन किया जाता है। जैसे कि गंगा नदी आपकी गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है। तो ये तो हो गई हमारी 4 प्रमुख केंद्र, उत्पादन केंद्रों की बात हो गई। अब उत्पादन केंद्रों के पश्चात जो हमारा अगला टॉपिक चलेगा वो चलेगा उत्पादन करने वाले देश, मत्स्य उत्पादन करने वाले देश। ठीक है, ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक आता है विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादन करने वाले देश। ठीक है, देशों की हम बात कर लेते हैं। देश की बात करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रतिवर्ष हमारे पूरे विश्व में कितने टन जो है मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन देखने को मिलता है। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष की अगर हम बात करें और अगर हमें कोई निश्चित समय काल लें, जैसे कि 1998 हम लेते हैं, तो 1998 में जो आंकड़े हमारे पास में हैं उन आंकड़ों के आधार पर पूरे विश्व में 865.5 लाख टन, 1998 की अगर हम बात करें, 1998 में हमारे पास में आंकड़े मौजूद हैं। तो 1998 में विश्व में 865.5 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया गया। मत्स्य उत्पादन किया गया। ठीक है, जिसी के औसत अनुपात के रूप में अगर हम आज तक अध्ययन करते हैं, जिसी के औसत उत्पादन के रूप में आज तक हम अध्ययन करते हैं, इसलिए प्रतिवर्ष जो है इसके लगभग 865 लाख टन मत्स्य
उत्पादन होता है, मत्स्य उत्पादन होता है। कितने लाख टन? 865 लाख टन। ये सबसे पहले ये आंकड़े हमको मालूम हुए थे 1998 में। 1998 में पूरे विश्व में संयुक्त रूप से अगर मछली उत्पादन हमको देखने को मिलता है तो 865.5 लाख टन जो उत्पादन है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो बात हो गई पूरे विश्व की संयुक्त रूप से। अब हम जो देश हैं जैसे कि चाइना वगैरह, आपके जापान वगैरह, उनकी हम बात कर लेते हैं। विश्व में सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की। ठीक है, चीन जो है स्थानीय रूप से मछली की खपत भी यहाँ पे ज़्यादा होती है और खपत ज़्यादा होने के साथ साथ उत्पादन भी ये बहुत अधिक मात्रा में करता है। तो ठीक है, देखिए चीन जो है पूरे विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाला देश हो गया आपका चीन। 1998 से वर्तमान समय तक, 1998 से लेकर वर्तमान समय तक चीन आपका मत्स्य उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। 1998 में यहाँ पूरे विश्व का 19.9%, 1998 में पूरे विश्व का जो है आपका 19.9% उत्पादन यहाँ देखने को मिला। उत्पादन यहाँ पर देखने को मिला कितना? 19.9% जो उत्पादन है पूरे विश्व का आपके अकेले चीन से हमको प्राप्त हुआ था। और अगर वर्तमान में भी बात करें तो इसके लमसम जो है 17, 18, 16 से ऊपर ही रहता है हमेशा। ठीक है, वो उत्पादन हमको देखने को मिलता है। क्योंकि चीन भी हमारे भारत की तरह एक तटवर्ती देश है। तो समुद्री भागों से जो है चीन में समुद्री भागों से कुल मत्स्य संसाधन का चीन में समुद्री भागों से कुल मत्स्य संसाधन का 80% भाग प्राप्त किया जाता है। 80% जो भाग है वो प्राप्त किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 80, ऐसा हो भी सकता है कि कम भी हो और ज़्यादा भी हो। 80 से कभी कम भी हो सकता है। यह हम कोई वर्ष है उसका जो आंकड़ा है वो लेके हम बात कर रहे हैं। किसी वर्ष कम भी हो सकता है उत्पादन, 80 से 78 पे भी जा सकता है, 85 पे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये रेशा जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, ये तो हमने एक अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने बात की है। बाकी का जो बचा हुआ प्रतिशत है वो नदियों से प्राप्त होती है, नदियों से पकड़ी जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी चीन की। ठीक है, चीन में जो है भौगोलिक दशाएं वो मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल है, इसीलिए समुद्री मछलियों के साथ साथ नदियों में भी यहाँ पे मछलियाँ वगैरह पकड़ी जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा जो देश आता है वो आता है जापान। जापान की हम बात कर लेते हैं। नंबर 2 जापान। ठीक है, जापान द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। इसके चारों तरफ पानी है, तो इसलिए इसका जो प्रमुख खाद्यान्न जापान का प्रमुख खाद्यान्न मछली है। प्रमुख खाद्यान्न मछली है। किसका? जापान का, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में और आसानी से प्राप्त की जा सकने वाली आपकी जो संसाधन है वो यहाँ पे मत्स्य संसाधन है। ठीक है, जापान में जो है प्राचीन समय से ही मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। मत्स्य उत्पादन हो रहा है। ठीक है,
उत्पादन प्रतिशत की अगर हम बात करें जापान में, तो उत्पादन जो प्रतिशत है वो लगभग 6%। उत्पादन प्रतिशत पूरे विश्व का 6% यहाँ पे देखने को मिलता है। और विश्व में मत्स्य उत्पादन में जापान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान, ठीक है। और जापान की लगभग 100% मछलियाँ हैं, 100 का नहीं तो 98% जो मछलियाँ हैं वो समुद्री भागों से ही पकड़ी जाती हैं। जापान की 98%, जापान की 98% मछलियाँ समुद्रों से पकड़ी जाती हैं, समुद्रों से, और बाकी जो है वो आपके आंतरिक जल स्रोतों से यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा जापान। जापान के बाद में हमारा तीसरा आता है रूस। तो रूस की हम बात करेंगे अब। इसके लिए बोर्ड को थोड़ा साफ कर देते हैं। जापान हो गया। तीसरा रूस। देखिए, रूस के विभाजन से पहले अगर हम बात करें, ठीक है, 1980 से पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। रूस के विभाजन से पहले रूस मत्स्य उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता था। कौन सा स्थान रखता था? दूसरा। और उस समय यहाँ पर रूस विभाजन से पहले मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान रखता था, ठीक है। दूसरा स्थान रखता था उत्पादन में। लेकिन जैसे ही इसका विभाजन हुआ, ठीक है, तो इसका प्रतिशत भी और इसका स्थान भी नीचे आ गया, ठीक है। इस समय जब विभाजन नहीं हुआ था, उस समय यहाँ पूरे विश्व का 12% उत्पादन होता था। कितने प्रतिशत उत्पादन होता था? 12%। लेकिन विभाजन के बाद इसके जो प्रमुख क्षेत्र थे, जैसे कि बाल्टिक सागर वगैरह जो क्षेत्र थे, ठीक है, कैस्पियन सागर, अजोव सागर, काला सागर जो प्रदेश है, ठीक है, उनका जो भाग है वो आपके यूक्रेन वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया। तो इसलिए जो है उत्पादन भी यहाँ पे कम हो गया। देख लेते हैं। कैस्पियन सागर, ठीक है, काला सागर, हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, बाल्टिक सागर में भी यहाँ पे उत्पादन जो है वो हमको देखने को मिलता है, ठीक है। 2 हो गए हमारे, कैस्पियन, काला सागर, बाल्टिक सागर। लिखा ही नहीं, बाल्टिक सागर और अजोव सागर, ठीक है। तो ये हमारे रूस के प्रमुख स्थान थे। लेकिन विभाजन के पश्चात ये जो आपके अजोव सागर, काला सागर यूक्रेन में चले गए। तो जो उत्पादन का बड़ा केंद्र था वो आपके यूक्रेन में चला गया। यूक्रेन में मत्स्य संसाधन ही नहीं, इनके खनिज संसाधन भी रूस के वो आपके यूक्रेन में चले गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा देश रूस। रूस के बाद में चौथा हमारा आता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, यूएसए की। यूएसए नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। विश्व का चौथा बड़ा उत्पादक देश, चौथा बड़ा उत्पादक
देश, ठीक है, जहाँ पूरे विश्व की अगर हम बात करें, जहाँ पूरे विश्व का लगभग 5%, 4.8% है वैसे तो, लेकिन लगभग हम 5% इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो 4.8% उत्पादन पूरे विश्व का यहाँ होता है, ठीक है, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश, मिसिसिपी, मिसौरी प्रदेश, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? मिसिसिपी मिसौरी प्रदेश, महान झील प्रदेश, महान झील प्रदेश। तो ये हो गए आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख मत्स्य उत्पादन केंद्र, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेश, मिसिसिपी मिसौरी प्रदेश और महान झील प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का मत्स्य उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में 5वें नंबर का जो देश हमारा आता है उसकी हम बात कर लेते हैं, दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया, ठीक है। दक्षिणी कोरिया में जो है 95%, 95% मछलियां समुद्र से पकड़ी जाती हैं, समुद्र से पकड़ी जाती हैं, ठीक है। पूरे विश्व में अगर इसके उत्पादन प्रतिशत की हम बात करें तो लगभग 3.7%, विश्व का 3.7% उत्पादन यहाँ होता है दक्षिणी कोरिया में, ठीक है। और सर्वाधिक जो मछलियाँ हैं लगभग 95% जो आपकी फिश है वो यहाँ पे समुद्री भागों से पकड़ा जाता है। कहाँ से पकड़ा जाता है? समुद्री भागों से ये मछलियाँ पकड़ी जाती है। विश्व का 5वां प्रमुख उत्पादक देश है ये, विश्व का 5वां प्रमुख उत्पादक देश, विश्व का 5वां प्रमुख उत्पादक देश आपका दक्षिणी कोरिया है, ठीक है। तो ये आपके 5 देश हो गए। उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे भारत की, ठीक है। इन 5 देशों के बाद में अगला जो हमारा देश आता है वो आता है भारत। तो भारत के लिए देखिए, भारत में जो है मत्स्य पालन की अगर हम बात करें या मत्स्य उत्पादन की बात करें तो समुद्र तटीय भागों के साथ साथ हमारे आंतरिक भागों में जो नदियाँ बहती हैं वहाँ पे भी हम मत्स्य पालन करते हैं या मत्स्य उत्पादन प्राप्त करते हैं। भारत में जो है, अब देखिए भारत की जो तट रेखा है, अगला जो देश हमारा आता है 6ठे नंबर पे भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। भारत की तट रेखा लगभग जो है, मुख्य तटरेखा की बात करेंगे तो हम 6100 किलोमीटर, ठीक है। 6100 किलोमीटर जो मुख्य तट रेखा है ये वाली, ठीक है। द्वीप समूह को हम ऐड नहीं कर रहे हैं ना, तो मुख्य जो हमारी तटरेखा है उस तटरेखा के कारण समुद्री भागों से मछली पकड़ना हमारे लिए आसान होता है, भारत के लिए आसान है, क्योंकि भारत में पश्चिमी तटीय प्रदेश से लेकर पूर्वी तटीय प्रदेश तक जो हमारे राज्य हैं लगभग सभी राज्यों में मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया जाता है। भारत में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल राज्य से होता है, लगभग 19.5%, ठीक है। 19.5% उत्पादन पूरे भारत का आपके पश्चिम बंगाल राज्य से होता है मत्स्य उत्पादन का। पश्चिम बंगाल राज्य के अलावा जो आपके दूसरे राज्य आते हैं जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दूसरे राज्य हैं जहां मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया जाता है। भारत में तटीय भागों में
तटीय भागों से लगभग 70 से 75% मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया जाता है या पकड़ा जाता है, जबकि आपका 25% 20 से लेकर 30% जो उत्पादन है वो नदियों और तालाबों से प्राप्त होता है हमारे भारत में। भारत में जो मत्स्य उत्पादन है वो पालन के दृष्टिकोण से भी किया जाता है। तो छोटे जो व्यवसायी हैं जो मत्स्य पालन करते हैं छोटे छोटे तालाबों में, प्राकृतिक तालाब और कृत्रिम तालाब, उनमें मत्स्य पालन हमारे भारत में देखने को मिलता है। जो संयुक्त रूप से जब हमारे मत्स्य उत्पादन की बात आती है तो उसमें इनका भाग भी हम शामिल करते हैं, क्योंकि ये भी व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत में अलग अलग राज्यों में बेचने के लिए ये मत्स्य उत्पादन या पालन करते हैं। ठीक है, भारत के बाद में जो अगला जो देश आता है उसकी हम बात कर लेते हैं, नॉर्वे की। सुदूर उत्तर की हम बात करें, नॉर्वे यूरोपीय देशों में। ठीक है, यूरोप का प्रमुख देश है आपका नॉर्वे, जहां मत्स्य उत्पादन किया जाता है, नॉर्वे। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में यूरोपीय देशों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादनकर्ता जो कोई देश है तो वो आपका नॉर्वे है। कौन सा देश है? नॉर्वे। यूरोप का सर्वाधिक, यूरोप की बात हो रही है केवल अभी यहाँ पे। ठीक है, पूरे विश्व की बात अभी हम नहीं कर रहे इसमें। यूरोप का सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाला देश कौन सा? आपका नॉर्वे हो गया। ठीक है, यहाँ पूरे विश्व के उत्पादन की अगर हम बात करें तो लगभग 3% विश्व का 3% उत्पादन यहाँ पे होता है, पूरे विश्व का 3%। लेकिन पहला स्थान कहाँ पे? यूरोप में है। ठीक है, 3% उत्पादन ये आपका नॉर्वे करता है। ठीक है, तटीय भागों में जो है वो मत्स्य पालन यहाँ पे किया जाता है और नदी वाले भागों में भी मत्स्य पालन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला जो हमारा देश आता है नॉर्वे के बाद में डेनमार्क। कौन सा आता है? डेनमार्क। डेनमार्क में अगर हम बात करें तो पूरे विश्व का 1.6%, पूरे विश्व का 1.6% मत्स्य उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बाल्टिक सागर, वही बाल्टिक सागर और डागर बैंक से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। डागर बैंक से मछलियाँ पकड़ी जाती है आपके डेनमार्क में। ठीक है, उसके बाद में अगला जो हमारा देश आता है वो आता है ब्रिटेन। लास्ट एंड फाइनल हमारा जो है ब्रिटेन की हम बात कर लेते हैं। ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन की जो जलवायु दशाएं हैं वो मत्स्य उत्पादन के अनुकूल है। इसके अलावा ब्रिटेन में जो है समुद्री पोत व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। पूरे विश्व में सबसे पहले अगर हम देखें तो समुद्री पोत की जो विशेषता है और जो उपयोगिता है वो आपके ब्रिटेन ने ही समझी थी और ब्रिटेन ने उसी समय से आज तक जो यात्राएं हैं वो करता आ रहा है आपका, और उन्हीं यात्राओं के दौरान हमारा भारत भी गुलाम बना था, पता है ना आपको। उचित सामुद्रिक बंदरगाह की व्यवस्था के कारण, शीत गोदामों के कारण यहाँ पे जो मछलियाँ पकड़ी जाती है उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है आपके ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है पूरे विश्व का 0.6% मत्स्य उत्पादन किया जाता है। पूरे विश्व का 0.6% मत्स्य उत्पादन आपके ब्रिटेन में होता है और ब्रिटेन में यहाँ सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो डागर बैंक से प्राप्त
किया जाता है, डागर बैंक। ठीक है, डागर बैंक से जो है वो यहाँ पे उत्पादन देखने को मिलता है आपके ब्रिटेन में। ये हमारे देशों का जो स्वरूप है मत्स्य उत्पादन का वो हमारे सामने है। ठीक है, अब देशों के बाद में हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। आपके मत्स्य उत्पादन का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किस प्रकार का है। ज़्यादातर जो समुद्र तटीय देश हैं जिनके पास में मत्स्य उत्पादन की भरपूर संभावना है वो ही देश अधिक मात्रा में जो है मत्स्य का निर्यात करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादातर जितने भी देश जो समुद्र तटीय भाग में हैं वो मत्स्य उत्पादन करे ही। अब जैसे कि भारत के संदर्भ में देख लो, चीन के संदर्भ में देख लो या जापान के संदर्भ में देख लो, वहाँ पे उत्पादन तो बहुत अधिक होता है लेकिन वहाँ पे जनसंख्या इतनी है, जापान को छोड़कर हम देखें तो भारत और चीन की, वो निर्यात नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो स्थानीय रूप से उसको खा लेती है या खपत हो जाती है। चीन में सर्वाधिक खपत हो जाती है क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए थोड़ा सा बोर्ड एक बार साफ कर देते हैं। चूँकि हमने शुरू में पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष पूरे विश्व में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 865 लाख टन मत्स्य उत्पादन होता है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन हो रहा है। हर साल की बात करें तो, प्रतिवर्ष की अगर हम बात करें तो 865 लाख टन जो है मत्स्य उत्पादन हमारे यहाँ देखने को मिलता है। हमारे यहाँ मतलब विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहे। ठीक है, भारत में तो कम होता है, बहुत कम होता है। जो होता है वो भी स्थानीय उपभोग के रूप में काम में आ जाता है। हम निर्यात नहीं करते हम। ठीक है, ना आयात करते हैं ना निर्यात करते हैं। जितना होता है वो हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रतिवर्ष उत्पादन की। ठीक है, अब अगर हम ग्लोब की बात करें, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में लगभग 70% मत्स्य उत्पादन 70% मत्स्य उत्पादन करने वाले जल स्रोत हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारे उत्तरी गोलार्ध की। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 24% मत्स्य उत्पादन करने वाले जल स्रोत हैं। ठीक है, इन्हीं जल स्रोतों के कारण उत्तरी गोलार्ध का जो व्यापार है मछलियों का या मत्स्य संसाधन का वो अधिक देखने को मिलता है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापार है वो भी अधिक देखने को मिलता है आपके मछलियों का। ठीक है, मुख्य अगर हम आयात और निर्यात करने वाले देशों की बात करें तो यूरोपीय देशों में इसका आयात करना भी पड़ता है। यूरोप के जो देश हैं उनमें आयात करना पड़ता है ज़्यादातर आपके अटलांटिक महासागर वाले देशों से, जहाँ पे मछलियाँ अधिक मात्रा में पकड़ी जाती हैं। और यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, जैसे कि नॉर्वे वगैरह है, तो वहाँ पे उत्पादन अधिक होता है, तो वहाँ से भी दूसरे देशों में निर्यात कर दिया जाता है। इसके अलावा जापान विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर उत्पादन भी बहुत अधिक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जापान अपनी जनसंख्या के लिए और अधिक मात्रा में उसका आयात करता है मछलियों का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रतिरूप है वो आपके मत्स्य उत्पादन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, जिसमें उत्पादन प्रतिरूप की हमने बात की देशों के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो मत्स्य व्यवसाय है या मत्स्य उत्पादन जो होता है उसमें कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जो इसके लिए हानिकारक हैं या नुकसानदायक हैं। ठीक है,
मत्स्य जो व्यवसाय होता है हमारा, उसमें हमको कई प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिलती है। तो वो जो समस्या हैं उनको 5 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। 5 प्रमुख समस्याओं के रूप में हम बात करेंगे हमारी मत्स्य व्यवसाय की समस्याओं के लिए, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1, नंबरिंग कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले परिवहन समस्या, परिवहन की समस्या, ठीक है। ये समस्याएं हैं जो आपके मत्स्य व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। नंबर 2, अति उत्पादन। अति उत्पादन, आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन भी नुकसान करता है, ठीक है। अति उत्पादन, अति उत्पादन के बाद में जो तीसरा आपका आता है वो आता है समुद्री या जल का दूषित होना। समुद्री जल का दूषित होना, जल का दूषित होना, दूषित होना, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा। और नंबर 4 जो है वो है आपके विलुप्ति। विलुप्ति तो हो गया आपके अति उत्पादन। समुद्री तूफान और कोहरा। समुद्री तूफान और कोहरा, ठीक है। और नंबर 5 जो आपका अंतिम आता है, परिवहन की समस्या हो गई, अति उत्पादन हो गया, जल का दूषित होना, समुद्री तूफान का, और आपके जो जानवर आते हैं ना परभक्षी, परभक्षी समस्या। तो ये आपकी मुख्य समस्याएं हैं मत्स्य व्यवसाय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मत्स्य व्यवसाय के अंतर्गत। तो एक एक का थोड़ा सा देख लेते हैं हम। सबसे पहले परिवहन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर डाल देते हैं परिवहन, परिवहन समस्या। परिवहन समस्या में क्या होता है? मत्स्य उत्पादक देश, मत्स्य उत्पादक देश समुद्री सतह पर अपने जाल पर अपने मछली पकड़ने के जाल, मछली पकड़ने के जाल अपने मछली पकड़ने के जाल बिछाकर रखते हैं, बिछाकर रखते हैं। ये बात हो गई, ठीक है। जो देश मत्स्य उत्पादन करते हैं वो समुद्रों में अपने बड़े बड़े जो जाल होते हैं अपने जहाज़ों की सहायता से वो वहाँ पे बिछा कर रखते हैं। अब बिछाने के बाद में क्या करते हैं, इनके जहाज़ एक तरफ हो जाते हैं और वो जाल बिछे हुए रहते हैं। और इसी दौरान अगर कोई नाविक जहाज़ उधर से गुजर जाता है, यदि कोई नाविक जहाज़ उधर से गुजर जाता है तो जो उनका जाल है उसके टूटने की पूरी संभावना होती है, या जाल टूट जाता है और टूटने से फिर उनको नुकसान हो जाता है मत्स्य उत्पादन करने वाले देशों को, जिसके फलस्वरूप ये परिवहन की जो समस्या है वो उनके सामने आई है, ठीक है। नाविक जहाज इन जालों को तोड़ देते हैं, इन जालों को तोड़ देते हैं या इनसे टक्कर हो जाती है, टक्कर हो जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा परिवहन की समस्या। कैसे होती है कि जो समुद्र में जो मत्स्य उत्पादन करते हैं देश, वो मत्स्य उत्पादन के लिए अपने जहाज़ों को ले जाते हैं और उन जहाज़ों से वहाँ पे जो जाल वगैरह होते हैं, नेट जो होते हैं मछलियाँ पकड़ने के, ड्रिफ्टिंग वगैरह ये पड़ी थी ना विधियाँ, तो वैसे जाल बिछा देते हैं। कोई सीधी रेखा में बिछाता है, कोई कैसे बिछाता है, कोई चारों तरफ से बंद करके फिर बिछाता है। तो ऐसे जो जाल होते हैं वो दूसरे जहाज़ों से टकरा जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है।
तो परिवहन की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी परिवहन की समस्या। दूसरी आपकी आती है अति उत्पादन। अति उत्पादन, इसकी हम बात कर लेते हैं, लिखते नहीं है बोर्ड पे। ठीक है, अति उत्पादन जो है क्या होता है कि हमारे पास में आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी या आधुनिक तौर तरीके आ गए हैं मछलियों पकड़ने के। ठीक है, अब मछलियाँ इतनी मात्रा में पकड़ी जा रही है कि उनका भंडारण करना ही हमारे लिए क्या हो जा रहा है, असंभव कार्य होता जा रहा है। और जब हम आवश्यकता से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे, अति उत्पादन करेंगे, तो जो मछलियों की जो प्रजातियाँ होगी धीरे धीरे वो विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार अति उत्पादन से हमको मछलियों की जो विभिन्न प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त होती हुई प्रतीत हो रही है, विलुप्त हो रही है। अब जब मछलियों की प्रजातियाँ ही विलुप्त हो जाएगी तो फिर आगे चलकर हम उत्पादन कैसे करेंगे मछलियों का। ठीक है, तो जो है वो आपका संतुलन मात्रा में अगर हम उत्पादन करेंगे तो अति उत्पादन से हम बचे रहेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा आपका हो गया। दूसरे के बाद में आपका तीसरा आता है जल का दूषित होना। अब जल का दूषित होना, इसका मतलब क्या है, समुद्रों में कई बार क्या होते हैं, तेल के जहाज या रसायन के जहाज जो होते हैं वो यात्राएं करते हैं एक देश से दूसरे देश में, और कभी कभार समुद्री तूफानों के कारण या रिसाव के कारण जो है वो आपके तेल और रसायन जो होते हैं वो समुद्र में फैल जाते हैं या गिर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो उस क्षेत्र विशेष में जो मछलियाँ निवास कर रही होती है वो ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर पाती, क्योंकि जल की सतह पे क्या तैरने लगता है, तेल या रसायन, जिससे मछलियों की जो प्रजातियाँ हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये भी हमारा हो गया जल का दूषित होना, अति उत्पादन और परिवहन। इसके बाद में आता है समुद्री तूफान और कोहरा। समुद्रों में जो तूफान आते हैं, ठीक है, समुद्री तूफान जो आते हैं चक्रवातों के कारण भी आते हैं। ठीक है, अब जब ये तूफान आते हैं तो मछली पकड़ने के जो जहाज़ होते हैं उन जहाज़ों में कई बार क्या होते हैं, उनको डुबा देते हैं या वो जहाज़ टूट जाते हैं, तो वो जो उनका सामान होता है मछली पकड़ने का वो भी उस जहाज़ के साथ में डूब जाता है और उनको नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जो कोहरा होता है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के मिलने के कारण समुद्री भागों में जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा की मिलती है तो वहाँ पे एक कोहरा उत्पन्न हो जाता है। उस कोहरे में जो दृश्यता है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनके जो जहाज़ हैं वो टकरा जाते हैं। तो ये सब समस्याएं मत्स्य उत्पादन में व्यापक रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में आता है परभक्षी समस्या। अब महासागरीय भागों में क्या होता है, कई बार कुछ परभक्षी जो हैं वो आ जाते हैं। उन परभक्षियों के कारण समुद्री जो आपके मत्स्य उत्पादन केंद्र होते हैं वहाँ पे मछलियों को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान ये पहुँचाते हैं। आपके परभक्षी क्या करते हैं, ये सागरों में मछलियों को नुकसान पहुँचा देते हैं। ऐसा ही एक सर्वाधिक बड़ा नुकसान जो है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में महान झील प्रदेश में परभक्षियों ने पहुँचाया था। वहाँ जो उत्पादन किया जा रहा था मछलियों का उसको बुरी तरीके से प्रभावित किया था आपके परभक्षियों ने। ठीक है, ये जो होते हैं परभक्षी जो मछलियाँ खाते हैं। ठीक है, और इन मछलियों के जो है खाने के कारण ही इन परभक्षियों से उनकी संख्या में कमी आ जाती है मछलियों की, जिससे कि उत्पादन जो प्रतिरूप है वो कम हो जाता है। ऐसा ही उत्पादन प्रतिरूप जो है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में महान झील प्रदेश में देखने को मिला। कहाँ देखने को मिला था, महान झील प्रदेश में। ऐसा ही जो है आपको एक प्रभाव देखने को मिला जहाँ पे परभक्षी जो है उन्होंने सर्वाधिक नुकसान पहुँचा दिया था महान झील प्रदेश की मछलियों को। ऐसे ही सागरीय प्रदेशों में भी जो है जैसे कि उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय सागरीय प्रदेशों में भी ये परभक्षी जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं आपके मत्स्य संसाधन को। तो यह हो गई हमारी पांचों समस्याएं। एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक नंबर वही, ठीक है, नंबर से हम इसको यूज कर लेते हैं। एक बार परिवहन की समस्या सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन की समस्या की दोबारा से। इसके लिए एक बार इसको मिटा देते हैं ताकि
और कोई लिखावट हमारे सामने नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले परिवहन की समस्या। ठीक है, परिवहन की समस्या, जो आपके समुद्री जो देश होते हैं जो मत्स्य उत्पादन करते हैं, तो मत्स्य उत्पादन करने के लिए देश क्या करते हैं, अपने जहाज़ों की सहायता से अपने बड़े बड़े जहाज़ों को, जो जाल होते हैं उनको बिछाते हैं। अब ये जाल बिछा तो देते हैं लेकिन उनकी उचित प्रकार से ये देखभाल नहीं कर पाते क्योंकि वो खुला उनको छोड़ना पड़ता है। तो जो नाविक जहाज़ आते हैं उनसे वो जाल टकरा जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं और देशों को नुकसान पहुंचता है जो मछली उत्पादन करते हैं। तो ये तो परिवहन की समस्या हो गई। दूसरा है अति उत्पादन। अब आधुनिक टेक्नोलॉजी या तकनीकी ऐसी आ गई है कि हम बड़ी मात्रा में मछलियों को पकड़ सकते हैं एक बार में ही। ठीक है, जब मछलियाँ एक बार में पकड़ी जाती है तो कई ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो विलुप्त हो जाती है और दोबारा से हमको वो प्राप्त नहीं कर पाते हम। तो इसलिए अति उत्पादन है वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो अति उत्पादन की जगह संतुलित मात्रा में अगर मत्स्य उत्पादन किया जाए या मछलियाँ पकड़ी जाए तो उचित होगा। जल का दूषित होना, कई बार समुद्री मार्गों में जो होता है जहाज़, तेल के जहाज़ हो गए या रसायन के जहाज़ हो गए या दूसरे रासायनिक पदार्थों के उर्वरकों के जहाज़ हो गए, वो डूब जाते हैं या उनका फैलाव या रिसाव हो जाता है जिसके फलस्वरूप जल दूषित हो जाता है और जल की जो सतह होती है उसमें वो तेल फैल जाता है और मछलियाँ जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं कर पाती है और उसके बाद में वो मर जाती है या उनका नुकसान हो जाता है। तो जल का दूषित होना भी मत्स्य उत्पादन के लिए एक प्रमुख समस्या है। उसके बाद में आती है समुद्री तूफान और कोहरा। समुद्री तूफान, जो मछलियों के जो जहाज़ होते हैं कई बार भंडार करके हम ला रहे होते हैं मछलियों को, तो समुद्री तूफानों के कारण पूरी मछलियाँ जो हैं वापस समुद्र में चली जाती है, या तो वो मर जाती है या चली जाती है। ठीक है, या इसके अलावा उनके जो जहाज़ हैं, सामग्री है, वो टूट जाती है, ख़राब हो जाती है इन तूफ़ानों के कारण। चक्रवाती तूफान वहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि अमेरिका के तटीय भागों में हमको देखने को मिलता है, टॉर्नेडो वगैरह रही है। ठीक है, और कोहरा समुद्र तटीय भागों में, जैसे कि आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट की अगर हम बात करें, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हमको जो है समुद्री धाराएं जो हैं, गर्म और ठंडी जलधाराएं जो देखने को मिलती हैं। और वो जो कोहरा उत्पन्न होता है उन धाराओं के मिलन के कारण या मिलन स्थल पर उससे विजिबिलिटी जो होती है, दर्शनीयता जो होती है वो बहुत कम हो जाती है और जहाज़ टकरा जाते हैं, जिससे भी नुकसान होता है। परपक्षी, अभी हमने बात की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो महान झील प्रदेश है वहाँ पर मत्स्य संसाधन को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाया था इन परपक्षियों ने। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय सागरों में भी इन परपक्षियों के द्वारा नुकसान पहुँचाया जाता है आपके मत्स्य संसाधन का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा मत्स्य संसाधन वाला टॉपिक। ठीक है, तो आज हमारा मत्स्य संसाधन पूरा होता है। कल हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट संसाधन की या टॉपिक की। ठीक है।